हमने व्यंजन संधि को कुछ नियम थे, जैसे हमने 2 या 3 नियम जो है वो व्यंजन संधि के किए। वैसे तो व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम होते हैं, परंतु हमारे जो पाठ्यक्रम में है वो 5 नियम जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हमें उन 5 नियमों का जो है अध्ययन करना है। मैंने आपको बताया कि व्यंजन संधि क्या होती है, जिसमें व्यंजन के बाद में व्यंजन अथवा स्वर, मतलब दोनों ही जिसमें आते हैं। ठीक है, व्यंजन और स्वर दोनों ही आते हैं, परंतु यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम स्वर संधि पढ़ते हैं तो स्वर के सामने स्वर आ जाता है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग जब संधि करते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं संधि के अंदर। जब एक साथ हमें उदाहरण जो दिए जाते हैं उसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बस ये जो नियम है, इन नियमों को आपको ध्यान में रखना है। और नियम कैसे ध्यान में रखना है कि जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि संधि जो है 2 वर्णों का मेल होता है, तो सबसे पहले हमें ये नियम ध्यान में रखना है कि इसमें शब्द नहीं होते हैं, इसमें वर्ण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि वर्णों का मेल होता है, समास में शब्दों का मेल होता है। किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसमें अंतर करना पड़ेगा। अगर हम लोग अंतर करके किसी चीज को समझेंगे नहीं तो हमें वो चीज समझ में नहीं आएगी। मतलब जैसे अब यहाँ पे 2 चीजें हो गई है, कंपैरिजन जिसे हम कह सकते हैं। संधि में वर्ण होते हैं और समास में शब्द होते हैं। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई है कि हमें अगर कोई भी संधि का हमारे पास प्रश्न आता है तो हम ये देख लेंगे कि वर्णों के अर्थ में जब हम वर्णों का मेल कर रहे हैं और उसके बाद कोई परिवर्तन हुआ है तो वह संधि है। और समास में जैसे देखिए पाकशाला, तो अब हमने इसको पूरा एक समास बनाया तो क्या बनता है, भोजन की शाला। भोजन की शाला मतलब यहाँ पर विभक्ति लग रही है तो यहाँ पे समास हो गया। शब्दों का जहां पर मेल है वहां पे समास होता है। तो ये हम दोनों को डिफरेंस में इसमें रखना है। अब व्यंजन संधि में हमने पढ़ा कि व्यंजन के पश्चात व्यंजन अथवा स्वर आने पर उनमें जो विकार होते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कल मैंने आपको बताया कि पहले पहले वर्ण का तीसरा वर्ण जब आ जाता है, पहले वर्ण का तीसरा वर्ण आ जाता है, मतलब वही बात है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें पूरी एक बना करके रखनी है, जो है हमें टेबल बना करके रखनी है। आप लोग क्या करोगे, इसमें टेबल बना करके रखोगे। जब आप टेबल बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किसके साथ में क्या जोड़ना है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि वर्ण का तीसरा वर्ण होता है, जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क च ट त प है तो वो ग घ ज ज ड ढ द ब भ में परिवर्तित हो जाएगा। और एक नियम और है इसके साथ में कि य र ल व, जो य र ल व है उसको आप लोगों को क्या करना है, य र ल व है का भी पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल देना है। समझ में आ गई ये बात। अब आगे देखिए, जैसे क का ग, तो आप ये हमने कल जो है हमारा अध्ययन किया था कि क का ग हो जाता है, ग का किस प्रकार से हम लोग इसको परिवर्तित करते हैं। तो पहला नियम हमारा क्लियर है। अब देखिए दूसरा नियम, आप इसको बस पूरी बना लीजिए, टेबल बना लीजिए वर्णमाला की, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में देखिए दूसरा जो था हमने पढ़ा कि पहले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। अब पहले वर्ण का पंचम वर्ण का मतलब क्या हुआ, पहले वर्ण का पंचम वर्ण मतलब क का ड़ हो जाएगा, ट का अण हो जाएगा और तय का जो है वो न हो जाएगा। तो आपको समझ में आई ये बात, पंचम पहले का हमें पांचवा वर्ण करना है। ठीक है, अब उसके बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, जैसे वांग में, क्षण मास, सन्मार्ग, उत्प्लसनति, उन्नति। तो इस प्रकार से हमने दूसरा भी जो है इसका नियम किया। तीसरा नियम देखो, पहले वर्ण का पंचम वर्ण मतलब जिस वर्ण को आप पढ़ रहे हैं उसी वर्ण का जो है पांचवा वर्ण आ जाएगा। जैसे क का पांचवा वर्ण क्या होता है, अड़। तय का क्या होता है, अण, है ना, और तय का न। तो समझ में आई ये बात कि पांचवा वर्ण जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सतमार्ग, तो क्या बन जाएगा, सन्मार्ग। सतमार्ग का क्या बन जाएगा, सन्मार्ग। ठीक है, और उत प्लस उन्नति का क्या बन जाएगा, उन्नति। तो इस प्रकार से हम लोगों को यह ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा दूसरा नियम, ये हमारा दूसरा नियम हुआ। उसके बाद में आगे देखो,
तय का च है, तय का ल है, इस प्रकार से आप पूरी जो है वर्णमाला को देखेंगे। फिर मैं का पंचम वर्ण अनुस्वार, मैं के पश्चात में क से मैं तक कोई भी व्यंजन आने पर मैं उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है या अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। आप लोगों को अनुस्वार ध्यान रखना है कि जो हम ऊपर बिंदु लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, अनुस्वार होता है। जैसे मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल दिया था, राम में आप हलंत लगाएंगे, रामम, तो हलंतिक लगाया तो भी वो आधा ही हुआ, और रामम, मतलब दोनों को हम जो है मैं की ध्वनि से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं का मैं में अब मैं है, मैं का मैं में परिवर्तित कीजिए तो क्या बनेगा, सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण, क्या बन जाएगा, संपूर्ण। ठीक है, सम प्लस लाप, संलाप, सम प्लस वाद, संवाद, सम प्लस हार, हार, सम प्लस सार, संसार। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये तीसरा नियम करना है। ये हमारे सारे नियम हो चुके हैं, हमने एक बार फिर से पढ़े थे। अब स का श, स का श हो जाता है। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी संस्कृत की संधि जो है वो उपयोग हो रही है। ठीक है, स का श कैसे हो जाता है, ए और आ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के पश्चात स आने पर स का श हो जाता है। सड़क से श षटकोण हो जाता है। कैसे, जब आप अ और आ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के पश्चात में, अगर ए और आ आया है संधि के बाद में तो ठीक है, अगर ए और आ नहीं आया, कुछ अन्य आया है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर से जो है उसको हम श में चेंज कर देंगे। समझ में आ गई बात। जैसे कि ए वी प्लस सम, वी प्लस सम, अब यहाँ पर ए और आ के अतिरिक्त आया, मतलब स आया, तो स को हम किस में परिवर्तित कर देंगे, श में, तो वो क्या बन जाएगा, विषम, नी प्लस सेध। अब सेध, ई के बाद में ए आया है और स का उपयोग हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, स को स में चेंज कर दो तो शेद। यहाँ पर संस्कृत की एक संधि होती है सटुना शटु, स को श में चेंज कर देते हैं तो ये इजी होती है। उसके बाद में सु प्लस सुप्त, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुषुप्त, क्या बन जाएगा, सुषुप्त बन जाएगा। ठीक है, री र री तथा श के पश्चात आने वाले शब्द को न में अण बदल जाता है। देखो जैसे आप संस्कृत में शब्द रूप करते हैं तो आपने कभी देखा होगा, हम देव शब्द रूप करते हैं तो हमारी तृतीय विभक्ति आती है देवेन। ठीक है, और अब जब राम का शब्द रूप करते हैं तो हमारी तृतीय विभक्ति आती है रामेण। तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जहां पर भी श, री और श सल्जम, इनके पश्चात अगर न आता है तो उस न को हम लोग किस में परिवर्तित कर देते हैं, उस न को हम लोग अण में परिवर्तित कर देते हैं। और जब अण में परिवर्तित हो जाता है तो क्या बनता है, जैसे देखो परी प्लस मान, परी, र आया पहले और संधि के बाद में मान आया, तो हमें पीछे वाले को नहीं देखना, हमें आगे वाले को देखना है कि र, री ऋषि, श षटकोण और कहीं कहीं पर श शलजम, ये जब आ जाते हैं और इनके आगे न का आदेश होता है तो वो न जो है वो अण में बदल जाता है। जैसे प्र प्लस मान, तो प्र प्लस मान को हम प्रमाण तो नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, प्रमाण। प्रमाण मतलब सबूत के तौर पर, है ना। भूष प्लस न, भूषण, भूषण नहीं, भूषण तो अगर हम लेते हैं तो किसी के नाम में आ सकता है भूषण, परंतु अगर एक पर्टिकुलर हम इसका अर्थ निकालते हैं तो भूषण का मतलब होता है ज्वेलरी, है ना, आभूषण जो होते हैं वो। तो यहाँ पर पर्टिकुलर हमें अर्थ के शब्द जो है उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करना है, तभी तो संधि होगी। तो ये हो गई हमारी व्यंजन संधि। अब आप लोगों को व्यंजन संधि और स्वर संधि दोनों के एग्जाम्पल्स आप लिखिए। देखो अभी बहुत आसान लगती है, जब हम पढ़ते हैं तो हम बना सकते हैं परि प्लस मान, परिमाण, भूष प्लस न, भूषण, री प्लस न, ऋण, परंतु हमें इनके नियम याद करने पड़ेंगे क्योंकि नियम के बिना ये हमें समझ में नहीं आएगी। जब आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो नियमों को याद की तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो विसर्ग संधि में क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि विसर्ग क्या होता है। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग वह होता है जिसमें ह की ध्वनि निकलती है। अब इसका चिन्ह जो होता है वो सरल रूप में हम कह सकते हैं कि शब्द के बाद या वर्ण के बाद में जो दो बिंदु, ठीक है, दो जो बिंदु लगी हुई होती हैं वो विसर्ग होते हैं।
और विसर्ग की हम ध्वनि निकालते हैं ह की ध्वनि। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है श्याम, ठीक है, और शाम के आगे हमने लिखा, हमने विसर्ग लगा दिया। शाम के आगे हमने क्या लगा दिया? विसर्ग लगा दिया। जब हमने विसर्ग लगाया तो उसकी ध्वनि जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? शाम को हम शाम ना बोल करके हमें बोलना पड़ेगा श्यामः। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो प्रखर नाम है और प्रखर को हमने विसर्ग लगा दिया पुल्लिंग में तो वहां पर क्या बन जाएगा? प्रखर है। तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि विसर्ग में हमेशा ह की ध्वनि का प्रयोग होता है, अर्थात हम लोगों को ह की ध्वनि से बोलना होता है। जैसे राम को विसर्ग लगाया तो राम है। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी परिवर्तित होता है। विसर्ग जो है वो जब हम पुल्लिंग में करते हैं तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में लगता है, परंतु जब हम स्त्रीलिंग में करते हैं तो वो बहुवचन में आ जाता है। कैसे? लता, लते, लताहा। तो यहाँ पर बहुवचन में जो है नाम में परिवर्तित आ गया, नाम में विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो समझ में आ गया कि विसर्ग क्या होता है। विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो 2 डॉट होते हैं, जो कि हमारे किसी भी वर्ण, किसी भी शब्द के पीछे लगाया जाता है। और विसर्ग की ध्वनि जो है वो हमेशा ह से निकलती है। जैसे कि मोहन, मोहन के बाद में विसर्ग लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? मोहन है। क्या बन जाएगा? मोहन है। तो अब इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी जो परिभाषा है वो क्या होती है? विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के पश्चात, मतलब किसी भी वर्ण और किसी भी शब्द के बाद में अगर विसर्ग आ जाता है तो उस विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन, स्वर भी आ सकते हैं, आ ई भी आ सकता है, क ख ग घ ड़ भी आ सकते हैं, आने पर उनमें जो मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि में स्वर प्लस व्यंजन दोनों का रोल होता है। जैसे हमने स्वर संधि पढ़ा तो संधि के बाद मतलब धन के बाद में या प्लस के बाद में स्वर का प्रयोग हुआ। फिर हमने व्यंजन संधि पढ़ा तो व्यंजन में अधिकतर व्यंजन का ही प्रयोग होता है, स्वर भी कहीं कहीं पर हो सकता है, ठीक है। परंतु विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग के बाद में जो भी हमारा नया शब्द बनेगा या जो मेल होगा उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। समझ में आ गई बात? उदाहरण जैसे देखिए, नीह प्लस रस। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको नीह नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मात्रा है, तो नीह क्या बोलेंगे? नीह प्लस रस। तो इसका क्या बन जाएगा हमारा? देखो ऐसे तो हम नीरस बना रहे हैं, नी प्लस यस को हम क्या बना रहे हैं? हम नीरस बना रहे हैं ना, नीरस। अब नीरस जब हम बना रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर फिर एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम लोगों ने तो यहाँ पर क्या बनाया था? नी प्लस रस। तो यहाँ पे जो विसर्ग है वो कहाँ चला गया? हमारा विसर्ग आया ना वहां पे, तो विसर्ग हमारा कहाँ चला गया? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बन गया नीरस। क्या बन गया? नीरस। समझ में आई बात? अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो विसर्ग दिखा रहे हैं, इस विसर्ग को हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब क्यों हटा दिया? अपने आप तो ये नहीं हटेगा, और हमने तो यही परिभाषा पढ़ी है कि विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर जो उनमें मेल होता है, हमने ये नहीं पढ़ा कि विसर्ग हट जाता है, उनमें जो मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक इजी तरीके से अपन बात करते हैं। तो आप लोगों को संस्कृत में भी यही संधि पढ़नी है, विसर्ग संधि। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि एक होता है सत्व संधि, विसर्ग का ही पार्ट है, ओके। सत्व संधि जो है वो विसर्ग का पार्ट है। एक होता है रुत्व संधि। तो सत्व का मतलब स और रुत्व का मतलब र। तो जहां पर भी स आ जाता है वहां हट करके विसर्ग की जगह विसर्ग हट जाएगा, और जहां पर र आ जाता है मतलब रुत्व, और जहां पे रुत्व आ जाता है वहां पर भी वो विसर्ग हट जाएगा। तो दिमाग में एक बात याद रख लो कि सत्व संधि और रुत्व संधि, रुत्व माने र, सत्व माने स, जहां पर भी आगे या ये आते हैं तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। अब देखो, सबसे पहले हम करेंगे विसर्ग का ओ। यदि विसर्ग से पहले ए हो
और बाद में ए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। तो यहाँ पर आपको याद नहीं रहता है तो आप लोग वर्णमाला, जब भी आप संधि का अभ्यास करेंगे तो वर्णमाला बना करके रखेंगे, तभी आपको याद होगा। जैसे आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में क्या करते हैं, आप सूत्र लगाते हैं ना, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को जो है सोल्व करते हो। सेम वही चीज यहाँ पर है कि आपको नियम जो है वो याद रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, पहला जो नियम है वो हमारा नियम है कि विसर्ग का ओ, विसर्ग का ओ यदि विसर्ग से पहले ए हो और बाद में ए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, वर्ग का तीसरा, चौथा आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको पांचों वर्ग बताए हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि विसर्ग का जो ओ होता है उससे पहले ए हो और बाद में ए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य र ल व ट में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब इतना बड़ा याद नहीं करना है क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, तो बस इतनी सी बात याद करनी है कि अगर विसर्ग में ओ आता है और विसर्ग से पहले ए होता है और बाद में ए का कोई वर्ग तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य र ल व ट हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो देखो य र ल व ट और तीसरा, चौथा, पांचवा, तो देखो यहाँ पर यशः प्लस गान। अब हमें क्या करना है, अगर ये सारे वर्ण आ जाते हैं तो हमें उस विसर्ग को ओ बना देना है। और कौन से सारे आ जाते हैं, वर्ग, कोई वर्ग ए या किसी वर्ग, एक तो ए तो पक्का ही है कि ए तो आना ही है, फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, य र ल व ट में से कोई भी वर्ण हो तो ओ हो जाएगा। अब देखो यश प्लस गान, तो यश आ गया यहाँ पे, श आया, तो विसर्ग को आप किस में परिवर्तित कर दोगे, ओ में परिवर्तित कर दो, तो क्या बन जाएगा, यशोगान। मन है प्लस बल, तो यहाँ पर मन आ गया, हमारा पांचवा वर्ण आ गया ना, तो मन है प्लस बल। अब पांचवे को हमें क्या करना है, उस विसर्ग को हमें ओ में परिवर्तित कर देना है, तो ओ में परिवर्तित करेंगे तो क्या बन जाएगा, मन है प्लस का मनोबल, तप है प्लस भूमि, तपोभूमि, मन है प्लस योग, मनोयोग, मन है प्लस हर, मनोहर। ये तो अभी तो हमें बहुत सरल लगते हैं कि ये ऐसे ही होंगे, परंतु जब हम इसको करते हैं तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसी ही संधि हमने स्वर संधि में भी पढ़ा है। जब हम अयादि संधि पढ़ते हैं, हम यण संधि पढ़ते हैं, वहां पर भी मनोहर आता है ना, वहां पे भी मनोबल आता है, वहां पे भी यशोगान आता है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, अगर इन वर्णों के बाद में विसर्ग आता है तो वहां पर आप लोग क्या करोगे, ओ में परिवर्तित कर दोगे। समझ में आ गई बात। जैसे मन है प्लस विकार, मन है प्लस विकार, वह आ गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ओ में परिवर्तित करना है, तो क्या बन जाएगा, मनोविकार। वय प्लस वृद्धा, य के बाद में विसर्ग आ गया तो य को ओ में परिवर्तित कर दो तो क्या बन जाएगा, वयोवृद्ध है। मनः प्लस रंजन, न आया, न के बाद विसर्ग आया तो उसको भी ओ में परिवर्तित कर दो, मनोरंजन। तो ये पहला जो हमारा नियम है वो क्या हुआ, यदि विसर्ग से पहले ए हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, य र ल व ट में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। समझ में आ गई सबको बात। अब सेकंड नियम देखो इसका, विसर्ग का र, विसर्ग का र, अभी मैंने शुरू में ही आपको ये बात बता दी थी कि आपको रुत्व, सत्व और उत्व, ये तीन चीजें याद रखनी है। ये जब आप याद रखोगे तो आपको संधि में कंफ्यूजन नहीं होगा कि रुत्व माने र, सत्व माने स और उत्व माने उ। ठीक है, तो विसर्ग का र, अगर वही नियम लगेगा, बस वर्णों में चेंजिंग आ गई है कि पहले हमने ओ किया था और अब हमें र करना है। बस यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले अगर ए और आ जाता है तो उसे तो हमें छोड़ देना है, और उसके बाद में अगर स्वर आता है तो वहां पर भी हमें क्या करना है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर यह रह ल वह है, ये तो सब में ही आएगा। कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। इसको
ऐसे याद ना करके आप लोग बस इतनी सी बात याद रखना कि रुत्व संधि अर्थात र का आगमन होता है विसर्ग में, तो वहां पर विसर्ग को हटा दिया जाता है। जैसे देखो नी प्लस आशा, है ना, नी प्लस आशा। अब नी के बाद में क्या आया, आ आया। और हमने हमारे नियम में क्या पढ़ा था कि अगर विसर्ग से पहले है आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आता है तो वो तीसरे चौथे पांचवें वर्ण में से या फिर य र ल व है में से, है ना, तो विसर्ग का रै हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, रै हो जाता है। तो देखो नी प्लस आशा, नी प्लस आशा, तो आ गया। अब आ किससे पहले आया, विसर्ग के बाद में आया आ। तो जब आ विसर्ग से बाद में आया है तो हमें उस विसर्ग को किस में परिवर्तित कर देना है, रै में परिवर्तित कर दो। तो नी प्लस आशा क्या बन जाएगा, नी प्लस आशा का अगर हम विसर्ग को चेंज कर देते हैं तो निराशा, क्या बनेगा, निराशा। दुह प्लस जन, दुह, अब विसर्ग आ रहा है ना, ह की ध्वनि आती है दू में, दुह प्लस जन। अब हमें क्या करना है, रै में परिवर्तित करना है विसर्ग को। तो जब आप रै में परिवर्तित करोगे तो बन जाएगा दुर्जन, क्या बन जाएगा, दुर्जन, ठीक है। नी प्लस जन, अब हमने पढ़ा कि वर्ग का तीसरा चौथा, तो च ज ज, है ना, ज ज झ, झंडा, जनगण मन बोलते हैं ना, तो नी प्लस जन। अब विसर्ग को परिवर्तित कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, निर्जन। जरूरी नहीं है कि र जो है वो आगे ही आए, र ऊपर भी आ सकता है, जैसे आशीर्वाद, ठीक है। वे उसी प्रकार से नी प्लस धन है, ध आ गया तो निर्धन है। दू प्लस बल है, दुर्बल है। नी प्लस विकार है, निर्विकार है। देखो इसमें निर्वी अब आ गया ना ऊपर, तो ये जरूरी नहीं है, पदेन और रेफ दोनों हो सकते हैं, पदेन में भी हो सकता है और रेफ में भी हो सकता है। अब आगे आइए विसर्ग का श, अब विसर्ग को श हो गया। श में क्या होता है, अगर विसर्ग के पश्चात में च, जैसे चम्मच, छ, छतरी और श षटकोण आने पर विसर्ग का श हो जाता है। क्या नियम है हमारे पास में कि विसर्ग के बाद में क्या होता है, अगर च, छ और श, अगर आपसे सीधा नहीं बोला जाता तो आप लोग वर्णमाला की तरह बोलो ताकि याद हो जाए, है ना। तो विसर्ग के बाद में च, छ, श आने पर विसर्ग का श हो जाता है। समझ में आई। अब देखो नी प्लस छल, नी प्लस छल, नी के बाद में क्या आया हमारे पास, च, और जब च हमारे पास में आएगा तो हम उसको किस में परिवर्तित कर देंगे, उसको हम श में परिवर्तित कर देंगे। तो अभी विसर्ग को हटा दो आप लोग, जब विसर्ग को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, निश्चल, है ना, क्या बनेगा, निश्चल, ठीक है। इसी प्रकार से नी प्लस छल, वही छ आ गया, फिर उसको हटाओ तो क्या बन जाएगा, निश्चल। समझ में आई बात, तीन नियम हमारे हो गए। चौथा नियम देखो, विसर्ग का से, मैंने आपको बताया अभी। अब आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा याद करो, रुत्व शत्व उत्व। रुत्व माने र, शत्व माने श, और सत्व माने श और स में दोनों में अंतर रखना है। तो विसर्ग के बाद में त या स आने पर विसर्ग का स हो जाता है। सत्व कहाँ पर होता है, अगर हमारे पास में विसर्ग के बाद में त है या फिर स है तो उस विसर्ग के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, स षटकोण में परिवर्तित कर देंगे। तो देखो नी प्लस तेज, अब नियम के अनुसार हमारे पास में विसर्ग के बाद में क्या आ गया, विसर्ग के बाद में हमारे पास में तय आ गया। और हमारा जो नियम है वो भी यही कहता है कि अगर विसर्ग के बाद में त या स आता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। समझ में आ गया। तो नी प्लस तेज, अब आप तेज को करिए स में परिवर्तित कर दीजिए, और जब आप स में परिवर्तित करेंगे तो क्या बन जाएगा, निस्तेज, क्या बन जाएगा, निस्तेज, ठीक है। उसके बाद में नमः प्लस ते, अब नमः तो हम लोग हमेशा ही बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं कि नहीं बोलते, नमस्ते तो हम हमेशा ही बोलते हैं। तो जब हम नमस्ते बोलते हैं तो वो जो स आता है, स का जो आगमन होता है वो कहाँ पर होता है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है विसर्ग को हटा देना है। और जब आप विसर्ग को हटाएंगे तो उसके सामने, विसर्ग के सामने हमारे पास में क्या आया है, विसर्ग के
सामने हमारे पास तय आ गया नियम के अनुसार, तो विसर्ग को हटा दो, तो क्या बन जाएगा? निस्तेज। दुह प्लस साहस, दुह प्लस साहस। अब देखो यहाँ पर भी द आ गया, और द जब आ जाता है तो उसके बाद में ऊ आ गया ना, तो जब ऊ आ जाता है तो हमें उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में हमें उसी वर्ण का आधा वर्ण लगा देना है, और उसी वर्ण का जब आधा वर्ण लगाओगे तो हमारा क्या बन जाएगा? दुस्साहस। क्या बनेगा? दुस्साहस। ठीक है। अब उसके बाद में नमः प्लस ते में चल रहे थे हम, तो नमः प्लस ते में देखो म के बाद में विसर्ग आ गया, म के बाद में क्या आया है? विसर्ग आया, तो म को आप किस में परिवर्तित कर देंगे? मैं को परिवर्तित करेंगे या विसर्ग को परिवर्तित करेंगे? हम लोग विसर्ग को परिवर्तित करेंगे, क्योंकि हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा नमस्ते। तो ये हो गई हमारी विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में आप लोगों को कितनी बातों का ध्यान रखना है? पहला तो ओ, उसको विसर्ग में परिवर्तित कर देना है, जैसे यश प्लस गान, यश गान बन गया। मनः प्लस हर, मनोहर बन गया। सेकंड नियम में आपको क्या करना है? र करना है, तो नी प्लस आशा। विसर्ग संधि में ये बात दिमाग में बिठा लो कि विसर्ग संधि में विसर्ग ही हटता है, कोई वर्ण का हटना नहीं होता है, सिर्फ विसर्ग हटता है। नी प्लस जन है निर्जन, नी प्लस विकार है निर्विकार। ठीक है। तीसरा नियम होता है विसर्ग का श, श। तो विसर्ग के बाद में अगर च छ छ श आता है तो श हो जाता है। देखो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो श है उसको हलंतिक दिखाया है। हलंतिक का मतलब क्या होता है? आधा वर्ण, और आधे वर्ण का मतलब आपको हलंत लगाना पड़ेगा, है ना। अगर आप हलंत नहीं लगाएंगे तो वो आपका मतलब, हलंत लगाते हैं तो बढ़िया है, अगर हलंत नहीं लगाते तो आपको आधा वर्ण लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो रोंग हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा निश्चल और निश्चल, दोनों में आधा आधा दिखाई दे रहा है। अब लास्ट जो हमारा नियम है वो है विसर्ग का स। तो विसर्ग के बाद में अगर त या स आते हैं तो स हो जाता है। दु प्लस साहस, दुस्साहस। नमः प्लस ते, नमस्ते। नी प्लस संतान, निसंतान। नी प्लस तेज, निस्तेज। तो इस प्रकार से हमारी जो संधि है वो पूर्ण हो गई है। हमने संधि की परिभाषा को किया, उसके बाद में हमने स्वर संधि की, स्वर संधि के हमने पांचों भागों को पढ़ा। उसके बाद में हमने व्यंजन संधि की, व्यंजन संधि की परिभाषा याद कीजिए। उसके बाद में उसके जो नियम है, 5 या 6 नियम, जितने भी उन नियमों को, मुख्य रूप से 5 ही होते हैं, परंतु अगर ज्यादा होते हैं तो सिर्फ उनको देखना है। ठीक है। और उसके बाद में हमने पढ़ा विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में भी हमारे पास 4 नियम है, उन 4 नियमों को आपको याद करना है। और उसके बाद में आपको तीनों तरीके के प्रश्न याद करने हैं। जैसे कि पहला जो बनता है हमारा, संधि किसे कहते हैं, दूसरा बनता है संधि विच्छेद, संधि को अलग अलग करना है, और तीसरा बनता है संधि, मतलब अलग अलग की हुई को एक करना है। जैसे दिक् प्लस गच्छ, ये तो हो गया संधि विच्छेद, इसको संधि बनाएंगे तो दिग्गज बन गया। षड दर्शन, ये संधि है, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो विच्छेद हो गया, षट दर्शन। तो इस प्रकार से आपकी संधि जो है वो कंप्लीट हो गई है। और अपने मूल्यांकन के लिए आप जितने भी संधि के उदाहरण कर सकते हैं, संधि के उदाहरण कीजिए। और जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ अपनी ही पाठ्य पुस्तिका, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें से आप उदाहरण करें। आप अपनी जो आपसे बड़ी क्लास है उसमें से भी आप उसकी ग्रामर बुक लेकर के संधि आप कर सकते हैं, ताकि आपका जो नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। जितना ज्यादा हम इसका रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा ही हमें संधि जो है समझ में आएगी। तो संधि जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए, धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।